हेलो गाइस, वेलकम टू काशी विद्यापीठ। हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं थीम नंबर 3, जो हमारी थर्ड बुक है हिस्ट्री की, क्लास 12th एनसीईआरटी की। तो आज पहले मैं मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कराऊंगा, फिर उसके बाद थीम 1, फिर थीम 2 पे आएंगे हम, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एज कम्पेयर टू कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये, और या फिर ये ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो पहले मैं ये स्टार्ट करा देता हूँ। In this chapter, you will see what colonial rule mean to those who lived in the countryside. You will meet the जमींदार्स ऑफ बंगाल। जस्ट ये तो इंट्रोडक्शन है कि चैप्टर में क्या आएगा, मेन यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक है, कॉलोनियल रूल सबसे पहले कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था? आप जानते हो कि बंगाल में सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर रूरल सोसाइटी एंड इस्टेब्लिश न्यू रिजिम ऑफ लैंड राइट्स एंड ए न्यू रेवेन्यू सिस्टम। यहीं पे क्या किया था कि उन्होंने रूरल सोसाइटी को एक न्यू रिजिम ऑफ लैंड में कन्वर्ट किया और एक नया रेवेन्यू सिस्टम बनाया। मतलब बंगाल की जो दशा थी बिल्कुल उन्होंने बदल के रख दी। अब क्या क्या हुआ बंगाल में वो देखते हैं। जैसे एक ऑक्शन हुआ बुर्दवान में। देयर वॉज एन ऑक्शन इन बुर्दवान, जो कि कहाँ आज को उसको क्या कहते हैं, आज कहते हैं हम उसको बर्धमान कहते हैं। ठीक है, इट वॉज ए बिग पब्लिक इवेंट। अ नंबर ऑफ महल्स हेल्ड बाय राजा ऑफ बुर्दवान वर बीइंग सोल्ड। महल क्या होते थे? कुछ पीस ऑफ लैंड होता था, जैसे आज के एस्टेट कहते हैं, आज होते हैं रियल एस्टेट वाले, वैसे उस टाइम महल होते थे। तो राजा, कहाँ के राजा? बुर्दवान के अपने वो महल बेच रहे थे। ठीक है, द परमानेंट सेटलमेंट हैड कम इनटू ऑपरेशन। उस टाइम 1793 आया था, एक्ट, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट आया था। ये आपकी पुरानी छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, क्लास 8 में है कि परमानेंट सेटल, क्लास 8 में नहीं, आई थिंक फॉरगेट कर रहा हूँ कि कौन सी क्लास में है, बट परमानेंट सेटलमेंट पहले का है। ईस्ट इंडिया कंपनी हैड फिक्स द रेवेन्यू दैट ईच जमींदार हैड टू पे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था कि एक फिक्स रेवेन्यू रख दिया था जो कि हर एक ज़मींदार को, कंपनी को देना था। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ सकते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे कि परमानेंट सेटलमेंट में क्या हुआ था कि एक फिक्स रेवेन्यू हर एक ज़मींदार को देना था। ठीक है, द एस्टेट ऑफ दोज हु फेल टू पे वर टू बी ऑक्शन टू रिकवर द रेवेन्यू। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि मान लो एक परमानेंट सेटलमेंट वाला सिस्टम है। ठीक है, फिक्स किया गया है कि मान लो कि 2000 रुपये, मान लो कह रहा हूँ कि मान लो 2000 रुपये एक ज़मींदार ने ब्रिटिश सरकार को पे करने हैं, और अगर वो फेल हो जाता है ये पे करने में, तो क्या करे जाएंगे? तो ज़मींदार के पास जो लैंड होगी ना, मान लो इतने पोर्शन की लैंड ज़मींदार के पास है, इस ज़मींदार के पास ये वाली लैंड है, तो ब्रिटिश सरकार क्या करेगी? अब इस ज़मींदार ने तो इतना रेवेन्यू दिया नहीं, तो इससे ये लैंड छीन के ये वाली लैंड सोल्ड कर देगी किसी और ज़मींदार को, और जो पैसे मिलेंगे उससे अपना रेवेन्यू ये वाला रिकवर करेगी सरकार। तो ये हुआ करता था उस टाइम। ठीक है, ये था वहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट। सिंस द राजा हैड एक्यूमुलेटेड ह्यूज अरायर्स, हिज एस्टेट हैड बीन पुट अप फॉर ऑक्शन। अरायर्स मतलब क्या होता है? बकाया, कि मतलब उसको पेमेंट करनी थी राजा ने, पर वो फेल हो गया था, इसलिए उसके एस्टेट को सेल करके ऑक्शन पे लेकर के सारा रेवेन्यू कब्जा जाएगा। जैसे आजकल बैंक करते हैं, अगर कोई लोन नहीं दे पाता है तो उसकी प्रॉपर्टी सेल करके लोन अपना रकम वसूलती है। ठीक है, न्यूमरस परचेजर्स केम टू द ऑक्शन एंड द एस्टेट्स वर सोल्ड टू द हाईएस्ट बिल्डर। बहुत सारे लोग आए और जिसने हाईएस्ट बिड किया उसको दे दिया गया। बट द कलेक्टर सून डिस्कवर्ड अ स्ट्रेंज ट्विस्ट टू द टेल। Many of the purchasers turned out to be servants and agents of the Raja who had bought the lands on the behalf of the master। तो यहाँ पे कलेक्टर को क्या पता लगा कि भाई ये जो ऑक्शन लेने आए हैं ना, यहाँ पे क्या है कि जो खरीदार ऑक्शन में खरीद रहे हैं ये तो उसी राजा के ही बंदे हैं। तो अगर ये ज़मीन खरीद लेते हैं तो राजा बाद में इनसे वापस ले लेगा। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो कि राजा की ज़मीनें बेची जा रही थी, लेकिन जो बंदे खरीदते रहते ना वो तो राजा के सर्वेंट्स ही थे। ठीक है, या राजा के ही एजेंट हुआ करते थे। तो कलेक्टर को ये बात पता लगी, तो उसने सोचा कि बाद में तो राजा फिर से ज़मीन ले लेगा इनसे खरीद के। अब यहाँ पे देखो क्या लिख रहे हैं कि ओवर 90%, 95% ऑफ द ऑक्शन वाज फिक्शियस। फिक्शियस मतलब एक तरह का झूठ सा। फिक्शंस फिल्म होती है ना, झूठी होती है वो, तो ये फिक्शियस था। 95% जो ऑक्शन हो रहा था कि मतलब राजा के बंदे ही 95% तक ज़मीन सारी राजा के बंदे ही ले रहे थे। ठीक है,
देखो अब यहाँ पे देखो वही बात मैंने लिखी कि राजा का एस्टेट को तो हम पब्लिकली सोल्ड कर रहे थे, पर ही रिमेन्ड इन कंट्रोल ऑफ हिज जमींदारी, जमींदारी उसी के पास रहा करती थी। ठीक है, क्योंकि सोल्ड करने के बाद उसी के बंदे खरीद रहे हैं तो वापस राजा के पास ही आ जाएगी। तो राजा की ज़मींदारी गई कहाँ, वापस घूम घूम आके वहीं पे आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने लिखा कि वाई हैड द राजा फेल टू पे द रेवेन्यू। और क्या क्वेश्चन है, हु वर द परचेसेस ऑफ द ऑक्शन, कौन खरीद रहा था उनकी ज़मीनें राजा की। और व्हाट डज द स्टोरी टेल अस अबाउट व्हाट वाज हैपनिंग इन रूरल एरियाज ऑफ ईस्टर्न इंडिया दैट टाइम। तो ये 3 क्वेश्चन हैं, अभी इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आगे आपको मिलेंगे। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रेवेन्यू, अब यहाँ पर रीज़न है, एस्टेट ऑफ बुर्दवान राज वर नॉट ओनली द वंस सोल्ड ड्यूरिंग द क्लोजिंग ईयर्स ऑफ 18th सेंचुरी। कह रहे कि 18th सेंचुरी में सिर्फ बुर्दवान का राजा ही नहीं था जिसके सारे एस्टेट बेचे जा रहे थे। 75% ज़मींदार ऐसे थे जिन्होंने अपना नज़रिया बदल लिया परमानेंट सेटल के बाद। In introducing the permanent settlement, British officials hoped to resolve the problems they had been facing since the conquest of Bengal. By the 1770s, the rural economy in Bengal was in crisis, with the recurrent famines and declining agriculture output. तो एक यहाँ पे बात है यहाँ पे कि जब 1770 आया ना, 1770 आते आते कि जो इकोनॉमी है बंगाल की वो क्या थी, क्राइसिस में चली गई थी। क्यों, क्योंकि बहुत सारा फेमाइंस आ गया था और डिक्लाइनिंग एग्रीकल्चर आउटपुट। अब इसका मैं रीज़न बताता हूँ ये क्यों। जैसे देखो, अब ब्रिटिश सरकार ने दे रखा था ज़मींदारों के हाथ में, ज़मींदारों से शायद परमानेंट सेटलमेंट शायद 1/10 या 1/11 पार्ट ज़मींदार को मिलता था, बाकी 10/11 ब्रिटिश सरकार रख लेती थी। तब ज़मींदारों को ये था कि अगर जितना ज़्यादा हम टैक्स इनसे वसूलेंगे उतना ज़्यादा हमारे पास इनकम होगी। तो इसलिए क्या करते थे, ज़मींदार ज़्यादा से ज़्यादा इनसे टैक्स वसूलते थे क्योंकि फिक्स था, है ना। तो क्या फिक्स रेवेन्यू है तो फिक्स ब्रिटिश को दे के बाकी सारा तो माल इनके पास आना था, ज़मींदारों के पास। तो वो सारे क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेते थे। अब बेचारे किसान के पास इतना पैसा बचता नहीं था, बड़े मुश्किल से उसको पेट भरने का पैसा मिलता था। अब इतना पैसा उसके पास बचता नहीं था कि वो अपने खेतों में लगाए। अब फसल अच्छी चाहिए तो सोइल का अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें फर्टिलाइज़र लगेंगे। चलो उस टाइम तो क्या ही फर्टिलाइज़र होते थे, बट फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान रखने के लिए फसल का पैसा चाहिए होता है। अगर उसकी सॉइल की न्यूट्रलिटी फर्टिलिटी मेंटेन करनी है तो उसमें अलग अलग क्रॉप उगाने पड़ेंगे, अलग अलग क्रॉप खरीदने के लिए पैसा चाहिए, और वो पैसा बचता नहीं था किसानों के पास। और क्या हो गया था, फेमाइन आ गए थे। फेमाइन क्यों आ गए थे, किसान के पास पैसा नहीं था कि अपने लिए ढंग का खाना खरीद सके, ढंग का खाना नहीं खरीदा तो ढंग का साफ़ सफाई वगैरह नहीं था, मतलब हेल्थ स्ट्रक्चर उनका बिगड़ गया। और फेमाइंस बहुत, जैसे मान लो मलेरिया निकल गया, मलेरिया आ गया, अब किसान के पास इतना पैसा तो है नहीं कि वैद्य से जाके दिखाया, अपने आप को ठीक कराया वगैरह वगैरह। तो ऐसे करके बहुत लोग मरे, तो वैसे रिवेन्यू नहीं पहुंचा उनके पास। और एग्रीकल्चर आउटपुट मैंने बता ही दिया, डिक्रीज हो गया। क्यों, क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही थी और यहाँ की सीड्स भी अच्छी रहती है, ताकि वो पैसा अच्छा पैसा लगा के बढ़िया सीड्स खरीद सके। वो भी नहीं पैसे थे उसके पास, तो इसलिए रिवेन्यू में थोड़ी दिक्कत आई ज़मींदारों को कलेक्ट करने में। Official felt that agriculture, trade and revenue resources of the state could be all developed by encouraging investment in agriculture. अब जाके ऑफिशियल्स को ये बात समझ आई कि अगर हमको रिवेन्यू बढ़ाना है तो हमें एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करवाना पड़ेगा। यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है, बाय एनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। मैंने बोला ना, जैसे अगर क्रॉप अच्छी चाहिए, फसल अच्छी चाहिए तो सॉइल में नहीं तो क्रॉप्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अच्छे सीड्स खरीदने पड़ेंगे। तो ये बात इनको ब्रिटिश ऑफिसर्स को समझ आने लगी, तभी रेवेन्यू हमारा बढ़ेगा। ठीक है, तब ये कैसे करेंगे, बाय सिक्योरिंग द राइट्स ऑफ द प्रॉपर्टी एंड परमानेंटली फिक्सिंग द रेट्स ऑफ revenue demand. If the revenue demand of the state was permanently fixed, then the company could look forward to regular flow of revenue, while entrepreneurs could feel sure of earning a profit from their investment, since the state would not siphon it off by increasing its claim. जैसे देखो, मान लो यहाँ पर समझाता है इस पूरी लाइन का मतलब क्या है। जैसे मान लो किसान ने कोई फसल उगाई, ठीक है, किसान ने एक फसल उगाई, अब उस फसल में उसको मान लो 3,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ब्रिटिश सरकार ने क्या सोचा कि मैं एक रेवेन्यू फिक्स कर देता हूँ, कि मान लो उसने रेवेन्यू फिक्स कर दिया 1,000 रुपये, ये ब्रिटिशर्स को देना है। ठीक है, ये ब्रिटिशर्स को देना है। और किसान के पास कितना आया,
3,000 ये आया किसान के पास। अब किसान इसमें से इसको 1,000 रुपये दे के अपने पास इसके पास कितने बचेंगे? 2,000 बच जाएंगे। ठीक है। अगर मान लो एक अगले सीज़न में किसान के पास आया गया 5,000 रुपये उसको फसल को मिल गए बेचने बुचने के बाद। अब ब्रिटिश सरकार ने फिक्स रखा रेवेन्यू, कितना आ गया ब्रिटिश सरकार को, इन्होंने दे दिया 1,000 रुपये, ये चला गया ब्रिटिशर के पास। ठीक है। अब किसान के पास कितना बच गया भाई? 4,000। अब किसान के पास तो ज़्यादा इनकम आ गई ना। अब किसान इस इनकम से अपना पेट भी भर सकता है, अपनी दवाइयाँ भी खरीद सकता है, और जो बच गए उसको वो वापस क्रॉप्स की इम्प्रूवमेंट में लगा सकता है। ठीक है। इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल कह लो, या सीड्स कह लो, या क्रॉप कह लो, उसमें लगा सकता है। इससे फसल अच्छी होगी, अगली बार और ज़्यादा पैदावार होगी। तो किसान मरेगा नहीं, उनको ब्रिटिशर्स को बार बार रिवेन्यू आता रहेगा। ये उन्होंने समझ आया उनको। ठीक है। इस पूरी लाइन में यही लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस कुड बी डन बाय सिक्योरिंग राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड परमानेंटली फिक्सिंग द रेट्स ऑफ, यहाँ तक सेम ही मतलब है। ठीक है। ताकि उनके पास एक रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू आता रहे। ठीक है। द प्रोसेस officials hoped would lead to the emergence of a class of yeoman farmers and rich landowners who would have the capital and enterprise to improve agriculture. Nurtured by British, this class would also be loyal to the company. ठीक है। अब क्या करते हैं, ये सारी बातें थी कि उन्होंने यही सोचा कि हम ऐसा करेंगे, अपना रिवेन्यू फिक्स रखेंगे, और जो लैंड ओनर्स हैं उनके पास पैसा आएगा और वो पैसा उसमें एग्रीकल्चर में लगाएंगे। पर बात जहाँ ज़मींदारों की है, उन्होंने बस अपनी जेबें भरने की सोची, उन्होंने कभी लैंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करी, खाली किसानों से पैसा चूसा है। ठीक है। ब्रिटिशर ने तो सोचा कि एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर देंगे ज़मींदार, इनको जो रेवेन्यू का, पर ज़मींदारों ने ऐसा किया नहीं। तो ये एक तरह से फेलियर था इनका। ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हो ये वाली चीज़ों को। द प्रॉब्लम हाउएवर lay in identifying individuals who could both improve agriculture and contract to pay the fixed revenue to the state. After a prolonged debate amongst company officials, the permanent settlement was made with the Rajas and Talukdars of Bengal. They were now classified as जमींदार्स। ठीक है। ज़मींदार रखे गए, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझाने वाला है नहीं, उन्होंने ज़मींदार को अपॉइंट कर दिया। ठीक है। एंड दे हैड टू पे द रेवेन्यू डिमांड दैट वाज फिक्स्ड इन परपेचुइटी। और डिमांड क्या था इनका? फिक्स था। जैसे मैंने जो बताया कि 1,000 रुपये ब्रिटिश ने फिक्स रख लिया, बाकी इसमें से कुछ ज़मींदार को जाएगा और कुछ फार्मर को जाएगा। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन द ज़मींदार वाज नॉट अ लैंड ओनर इन द विलेज बट अ रेवेन्यू कलेक्टर ऑफ द स्टेट। तो अब ज़मींदार का काम क्या हो गया? एक तरह का रेवेन्यू कलेक्टर हो गया। फार्मर का पैसा आया, फार्मर ने कुछ ज़मींदार को दिया, ज़मींदार ने कुछ अपना रख के ब्रिटिशर को दिया। अब ब्रिटिश ने अपना रेवेन्यू फिक्स रखा था कि हम इतना ही लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। अगर फार्मर ज़्यादा कमाता है तो वो अपना खेतों में लगा पाएगा। लेकिन ज़मींदार निकले चालाक, उन्होंने फार्मर से रेट टैक्स बढ़ा लिया, ब्रिटिशर को फिक्स दिया, खुद अपना ज़्यादा इकट्ठे करते रहे, फार्मर के पास भी कम बचा, खुद रिच बन गए वो लोग। ठीक है। अगर आप क्लास 12th के अकॉर्डिंग देख रहे हो ये चीज़, तो आपके लिए ये वाली इम्पोर्टेंट, आपके लिए ये वाली चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है। ये वाली चीज़, इन टर्म्स ऑफ दिस डेफिनेशन द जमींदार वाज नॉट अ लैंड ओनर इन द विलेज बट अ रेवेन्यू कलेक्टर। ठीक है। ये वाली लाइन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट आती है अगर आप क्लास 12th की तरफ से पढ़ रहे हो। ठीक है। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो तो आपको चीज़ें समझनी है। जमींदार्स हैड सेवरल villages under them. In company calculation, the villages within one zamindari formed one revenue estate. The company fixed the total demand over the entire state, whose revenue the zamindar contracted to pay. The zamindar collected rent from different villages, paid the revenue to the company, and retained the difference as income. He was expected to pay the company regularly, failing which his estate could be auctioned. अब देखो यहाँ पे क्या बात होगी, यही पुरानी बातें बोली गई हैं यहाँ पे। क्या कि जैसे मान लो ये विलेज है, मैं सर्कल करके बना रहा हूँ, ये कुछ विलेजेस हैं। ठीक है। अब ब्रिटिशर्स ये डिसाइड कर सकते कि दो
विलेजेस या 3 विलेजेस या 4 विलेजेस का एक ग्रुप बनाएगी। मान लो ब्रिटिश ने ये ज़्यादा बड़े विलेजेस थे तो 3 बना दिया इनका ग्रुप, और इनको बोला, एक इन तीनों के ग्रुप को बोला रेवेन्यू स्टेट। स्टेट की रेवेन्यू एस्टेट, जो भी है एस्टेट ही होगा शायद, हाँ रेवेन्यू एस्टेट, ठीक है। और इन तीनों विलेजेस के ऊपर बिठा दिया एक ज़मींदार को। अब ज़मींदार का क्या काम था, इस तीनों विलेजेस से रेवेन्यू कलेक्ट करना, और रेवेन्यू कलेक्ट करके देना इस ब्रिटिशर को, टोपी वाले को, ठीक है, इस ब्रिटिशर को देना, और जो बच गया पैसा वो ज़मींदार अपने पास रख लेगा। तो ये सिस्टम था। और अगर ज़मींदार, जिस मान लो इन्होंने फिक्स किया हुआ है कि 2,000 रुपये मुझे चाहिए ब्रिटिशर ने, तो जो ज़मींदार हैं 2,000 रुपये ब्रिटिशर को दे के बाकी जो बचा पैसा है रेवेन्यू का खुद रख लेगा। और अगर ज़मींदार फेल हो जाता है ये 2,000 रुपये कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को देने के लिए, तो ये जो इसके एस्टेट हैं, अब इस ब्रिटिशर्स को इस ज़मींदार को ना दे के ये दोबारा किसी और ज़मींदार को बेच देंगे और ये इसका मालिक बन जाएगा। तो ये था सिस्टम। तो ज़मींदार क्या करते थे, उनका 2,000 रुपये देने के लिए और अपने लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू वसूलते थे इन किसानों से, ठीक है। तो उनके किसानों की हालत बड़ी बुरी कर दी थी इन्होंने, ज़मींदारों ने, ठीक है। वाई ज़मींदार डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट्स। ज़मींदारी देखो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, या फिर अगर तो क्लास 12 से हो जाता है या फिर यूपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे थे, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका कि ताल्लुकदार क्या होते हैं। ताल्लुकदार लिटरली मीन्स वन हु होल्ड्स ताल्लुक और अ कनेक्शन। ताल्लुक यूज टू रेफर टेरिटोरियल यूनिट। ताल्लुकदार मतलब वही ज़मींदार को ताल्लुकदार भी बोल रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ज़मींदार्स डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट्स। कंपनी ऑफिशियल्स felt that a fixed revenue demand would give zamindar as a sense of security and assured of returns on their investment, encourage them to improve their estate. In the early decades after the permanent settlement, however, zamindars regularly failed to pay the revenue demand and unpaid balances accumulated. अब यहाँ कह रहे हैं कि जैसे अभी मैंने बताया आपको ज़मींदार का क्या काम था कि फिक्स्ड अमाउंट देना ब्रिटिशर्स को, पर ज़मींदार क्या हो रहे थे, फेल हो रहे थे बार बार, वो फिक्स्ड अमाउंट दे ही नहीं पा रहे थे। अब इसका रीज़न क्या है आगे देखते हैं। द रीज़न फॉर दिस फेलियर वार वेरियस। बहुत तरीके के रीज़न थे। क्या थे, पहला तो ये था कि द इनिशियल डिमांड्स वर वेरी हाई। पहले जो ब्रिटिशर ने डिमांड कर रखी थी पैसों की, बहुत ज़्यादा अमाउंट मांग ली थी, जो ज़मींदार इकट्ठा करने में फेल हो रहे थे, उनको मिल ही नहीं पा रहा था, इतना टैक्स वसूल ही नहीं पा रहे थे किसानों से। This was because it was felt that if demand was fixed for all time to come, the company would never be able to claim a share of increased income from the land when price rose and cultivation expanded. अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा, देखो मेरे को तो शुरू में लगा था ना जब ऐसे पढ़ रहा था कि यार कंपनी बेवकूफ़ आदमी है। अगर एक कंपनी को अगर टैक्स वसूलना है तो फिक्स अमाउंट क्यों ले रही है उससे, तो अगर किसान का ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है तो किसान के में ज़्यादा पैसा जा रहा है, कंपनी के पास कम ही जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने भी दिमाग लगाया। क्या लगाया कि कंपनी ने पहले ही इतना ज़्यादा अमाउंट मांग लिया कि अगर किसान का फ़ायदा भी हो रहा है तो उतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि टैक्स का अमाउंट ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं। जैसे मान लो ब्रिटिशर ने मांग लिया 4,000 कि इतना फिक्स रहेगा हमारा। अब किसान का मान लो पहले महीने प्रॉफिट हुआ है 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये या 5,000 रुपये बन गया ज़्यादा से ज़्यादा, या छः। तो इतना ज़्यादा किसान के पास नहीं बचता था, ठीक है, कि ब्रिटिशर को देने के बाद, ज़मींदार को देने के बाद उसके पास उसका फ़ायदा बच जाए। इतना ज़्यादा भी नहीं हो पाता था, क्योंकि सिंपल अभी आपने पहले ही पढ़ा कि लैंड प्रोडक्टिव नहीं थी, क्रॉप फेलियर भी हो सकता था, फैमिन भी आ रहे थे, तो किसान इतना पैसा जमा करना उसके लिए बहुत बड़ी बात होती थी, वो कर ही नहीं पाता था, क्योंकि ब्रिटिशर का चार्ज इतना ज़्यादा था कि वो पैसे पे कर करके मर जाते थे, ठीक है। तो ब्रिटिशर बड़े चालू थे कि पहले हम ज़्यादा रख देते, अमाउंट फिक्स कर लिया कि हमें भाई इतना चाहिए, अब तो चाहे तुम जैसे मर्जी हमें ला कर दो, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट आता है कि रीज़न क्या क्या है। द रीज़न बहुत सारे थे।
ये भी सारा इंपॉर्टेंट है कि मिनिमाइज दिस एंटीसिपेटेड लॉस द रेवेन्यू डिमांड हाई arguing that the burden on zamindar would gradually decline as agriculture production expanded and price rose। ठीक है, वही सारी बातें बोली है जो मैंने आपको समझाई है। सेकंड रीज़न क्या था इसका, दिस हाई डिमांड वाज इम्पोज्ड इन द 90s, अ टाइम व्हेन द प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वर वेरी डिप्रेस्ड। मैंने बोला ना, किसान इतना पैसा इकट्ठा कर ही नहीं पाते थे, क्रॉप फेलियर, फैमाइंस पर आ जाती थी, तो ये क्या थे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डिप्रेस थे, पैसा बना ही नहीं पाते थे ये लोग, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द राइट्स यानी फार्मर्स टू पे देयर ड्यूज टू ज़मींदार। मतलब इतना कम पैसा बनाते थे कि अपना ये ड्यूज़, अपना जो किराया, जो कर्ज है, ज़मींदार को दे ही नहीं पाते थे। If the ज़मींदार could not collect the rent, now how could he pay the company? ठीक है, बात वही है कि किसान के पास ही नहीं पैसा बन रहा तो वो ज़मींदार को क्या देगा, और ज़मींदार के पास नहीं पैसा रहा तो ब्रिटिशर को क्या देगा। तो इसी रीज़न की वजह से जब ज़मींदार अपना पैसा देने में फेल हो जाते थे ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू में, तो उससे क्या करती थी ब्रिटिशर्स, वो एस्टेट को ऑक्शन करके किसी दूसरे ज़मींदार को दे देती थी। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे, एक ये रीज़न हो गया यहाँ पे। ठीक है, और तीसरा रीज़न क्या है यहाँ पे, द रेवेन्यू वाज इनवेरिएबल रिगार्डलेस ऑफ द हार्वेस्ट एंड हैड टू पेड पंक्चुअली। मतलब जिस, एक तो इनवेरिएबल था, मतलब हार्वेस्ट फसल कटी या नहीं कटी हमें नहीं मतलब, हमें टाइम पे अपना रेवेन्यू चाहिए, ये था ब्रिटिशर्स का बोलना। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू द सनसेट लॉ, if payment did not come in by the sunset of the specified date, the zamindari was liable to be auctioned। क्या बोला उन्होंने कि अगर सूरज ढलने तक तुम्हारा रेवेन्यू नहीं आया तो तुम्हारी ज़मींदारी ऑक्शन कर दी जाएगी, किसी और को ज़मींदार अपॉइंट कर दिया जाएगा तुम्हारी एस्टेट सेल करके। तो ज़मींदार पे इस पर प्रेशर बन गया कि हमें भाई किसी तरह टैक्स रेवेन्यू फार्मर से कलेक्ट करके ब्रिटिशर को देना है। तो इसी वजह से फार्मर की हालत और बुरी हो जाएगी अभी आगे चल के। ठीक है, चौथा क्या रीज़न था, द परमानेंट सेटलमेंट इनिशियली लिमिटेड द पावर ऑफ ज़मींदार टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द राइट एंड मैनेज ज़मींदारी। ठीक है, द कंपनी हैड रिकॉन, यहीं तक ये बस। तो ज़मींदार की पावर को उन्होंने लिमिट कर रखा था, कलेक्ट रेंट फ्रॉम द राइट एंड मैनेज ज़मींदारी। क्यों, क्योंकि उन्होंने तो फिक्स अमाउंट कर रखा था, तो ज़मींदार को ये नहीं था कि ज़मींदार को एक फ़िक्स अमाउंट देना था। ठीक है, तो ज़मींदार की जो पावर्स थी ना वो लिमिटेड थी, कि मतलब इतना भी ज़्यादा वो करके नहीं कर फार्मर्स को। जैसे ब्रिटिशर ने क्या सोचा कि अपना रेवेन्यू फिक्स रखते हैं, तो ज़मींदार इतने पैसे ले लेगा कि हमें रेवेन्यू दे के अपना मजे से देगा, फार्मर भी परेशान नहीं होगा। ब्रिटिशर ने ये सोचा था। ठीक है, लेकिन ज़मींदार ने क्या था, अपना प्रॉफिट बनाने के लिए वो फार्मर्स की हालत बुरी करेंगे। ठीक है, द कंपनी हैड रिकॉग्नाइज कि यहाँ पे ये रहेगी, यहाँ रैयत क्या है, रैयत इज़ द वे ऑफ द टर्म रैयत यूज टू डेजिग्नेट पीजेंट्स, जो किसान होते थे उनको बोले जाते हैं। चैप्टर 8 was spelt in British records, riots in Bengal did not always cultivate the land directly but leased out to under riots। ठीक है, और ये रायत क्या करते थे, ये ज़रूरी नहीं कि सभी रायत फार्मिंग करते थे, कुछ अपने अंदर और भी मेंबर्स रख के उनसे खेती करवाते थे, ऐसे भी होते थे लोग। आज भी होता है ऐसे, किसी के पास ज़मीन है बहुत ज़्यादा है तो खुद ना करके बंदे हायर करके उनसे काम करवाते हैं। कंपनी हैड रिकॉग्नाइज्ड ज़मींदार एज इम्पोर्टेंट बट इट वांटेड टू कंट्रोल एंड रेगुलेट देम, सबड्यू देयर अथॉरिटी एंड रिस्ट्रिक्ट देयर ऑटोनॉमी। ज़मींदार, वो क्या कंपनी क्या चाहती थी कि ज़मींदार की जो ऑटोनॉमी है ना उसको सबड्यू किया जाए एंड रिस्ट्रिक्ट किया जाए उनकी ऑटोनॉमी को, क्योंकि ज़मींदार अपनी मर्जी कर रहा था किसानों के साथ और वो पैसे बटोरी जा रहा था। तो कंपनी चाहती थी कि इनकी अथॉरिटी को थोड़ा कम किया जाए, ऑटोनॉमी को थोड़ा कम किया जाए। ज़मींदार ट्रूप्स वर डिसबैंडेड। क्या किया फिर कंपनी ने कि ज़मींदार की जो आर्मी थी ना उसको डिसबैंड कर दिया, उस पर कस्टम ड्यूटीज़ अबॉलिश कर दी एंड देयर कचहरीज यानी कोर्ट ब्रॉट अंडर द सुपरविजन ऑफ ए कलेक्टर अपॉइंटेड बाय द कंपनी। तो देखो कंपनी ने क्या किया, उन ज़मींदारों की हरकतों को मॉनिटर करने के लिए पहले तो उनकी आर्मी छीन ली कि कहीं ये पैसे इकट्ठे कर करके आर्मी और ना बड़ी करके हमसे ही ना लड़ पड़े। ठीक है, उनके लिए उनके जो कोर्ट वगैरह थे किसके अंडर लेके गए, एक ऐसे कलेक्टर के अंडर लाया गया जो कि कंपनी का बंदा था, ताकि ज़मींदारों की पे कंट्रोल रहेगा। ज़मींदार लॉस्ट देयर पावर टू ऑर्गेनाइज लोकल जस्टिस।
ज़मींदार की खुद की पावर चलेगी लोकल जस्टिस की, क्यों? क्योंकि एक उन्होंने कलेक्टर अपॉइंट कर दिया कंपनी ने, एंड द लोकल पुलिस, क्योंकि उन्होंने उसे आर्मी छीन ली। ओवर टाइम द कलेक्टर इमर्ज्ड एज एन अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ अथॉरिटी। अब किसके पास सारी पावर चलेगी? कलेक्टर के पास। सेवरली रिस्ट्रिक्टिंग दैट द जमींदार कुड डू। ठीक है। इन वन केस मैंने राजा failed to pay the revenue, a company official was specially dispatched to his zamindar with explicit instruction to take the charge of the district and to use the most effectual means to destroy all the influence and authority of the Raja and his officer. तो मतलब क्या 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 बोला इसमें कि अगर एक राजा अपना रेवेन्यू पे करने में फेल हो गया तो उसकी सारी ज़मींदारी छीन ली जाएगी, उससे डिस्ट्रिक्ट का चार्ज छीन लिया जाएगा, और इफ़ेक्चुअल मींस यानी वो हर वो तरीके अपनाए जाएंगे जिससे उसकी इन्फ्लुएंस और अथॉरिटी राजा की डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी। तो इस टाइप की पॉलिसी फॉलो करते थे ब्रिटिशर्स। उनको बस रेवेन्यू चाहिए था, चाहे हालात तुम्हारे जो मर्जी हो। ठीक है, तो वो था केस। ठीक है। एट द टाइम ऑफ द रेंट कलेक्शन एन ऑफिसर ऑफ द ज़मींदार यूजुअली द अमला। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अमला क्या होता था कि एक ऑफिसर था जो कि ज़मींदार का ऑफिसर था जो रेंट कलेक्ट करता था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अमला, अमला क्या था? एक तरह का ऑफिसर था जो कि ज़मींदारों की तरफ से रेंट कलेक्ट करता था, अमला। बट द रेंट कलेक्शन वॉज अ पेरेनियल प्रॉब्लम। पेरेनियल होता है मतलब जो सालों साल चले। तो रेंट कलेक्शन क्या था? सालों साल की एक प्रॉब्लम थी। कभी क्या होता था? बैड हार्वेस्ट होती थी, कभी लो प्राइसेस होते थे, पेमेंट ऑफ ड्यूज डिफ़िकल्ट फॉर द रैयत। उनके पास क्या था? रैयत से अपने पेमेंट नहीं कर पाते क्योंकि मार्केट में पैसा कम मिला फसल का, हार्वेस्ट अच्छी नहीं हुई, तो इससे भी फार्मर अपना रेवेन्यू ज़मींदार को नहीं दे पाए, तो ज़मींदार के पास भी पैसा नहीं आ पाता था उतनी जल्दी। अदर टाइम रैयत डिलिबरेटली डिलेड पेमेंट। Rich riots and village headmen, Jyotidas and Mandals were only too happy to see the ज़मींदार in trouble. ठीक है। अब कई यहाँ पे रैयत वगैरह क्या कहते थे कि अगर वो जैसे पैसा नहीं दे पाते थे ज़मींदार को, तो ज़मींदार के पास तो ट्रबल में आ जाता है ना ज़मींदार, कि उसको तो ब्रिटिश को पैसे देने हैं, ब्रिटिश उससे पैसे मांगेगी, अगर नहीं दे पाया तो उसका सेल कर दी जाएगी, उससे ज़मींदारी छीन ली जाएगी। अभी ये कुछ रिच जो रैयत थे ना, जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा था, तो वो देख कर बड़ा खुश हो रहे थे कि ज़मींदार ट्रबल में आ जाता है। द ज़मींदार could therefore not easily assert his power over them. ज़मींदार could prosecute defaulters, but the judicial process was long drawn. In Burdwan alone there were only 30,000 पेंडिंग की सूट्स फॉर अरायर्स ऑफ रेंट पेमेंट इन 1780। ज़मींदार का क्या? ज़मींदार प्रोसिक्यूट कर सकता था डिफ़ॉल्टर्स को, जो मतलब बकाया नहीं दे पा रहे हैं, बकाया नहीं दे रहे, रेवेन्यू नहीं दे रहे हैं, उसको डिफ़ॉल्टर बोलते हैं, और उसको प्रोसिक्यूट कर सकता है ज़मींदार। ठीक है, मतलब उन पर केस चल जाता है। पर जो जुडिशल प्रोसेस था ना, उस टाइम में बड़ा ही लंबा चल जाता था। बुर्दवान में ही अकेले 30,000 पेंडिंग केस थे। किसके? कि रेंट पेमेंट अभी तक नहीं मिली है इस केस में। तो ज़मींदार केस भी नहीं, केस करके और मैटर लंबा चला जाएगा, तब तक ब्रिटिशर आ जाएंगे पैसा लेने। तो ज़मींदार की थोड़ी हालत बुरी हो रही थी कि मेरे को यार रेवेन्यू नहीं मिल पा रहा ढंग से। ठीक है, तो अभी तक मुझे लगता है यहीं तक रहना चाहिए। आगे हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, ज़्यादा डीप में लग गया मैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे।